हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 27 मार्च और 27 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहले तो है कि 73 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो 73 आयुष और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। मतलब कि जो मनोज सिन्हा है, जो कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है, उन्होंने इन आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया है। अब अगर हम बात करें कि इनका उद्घाटन जो है किस योजना के तहत किया गया, तो आयुष्मान भारत, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत जो योजना शुरू करी थी, इसी आयुष्मान भारत योजना के तहत ही अब जम्मू कश्मीर में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देना ही है। अब देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में इनका उद्घाटन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। वर्तमान में इसमें 20 जिले हैं, राजधानियां 2 हैं। पहली तो मई से अक्टूबर तक श्रीनगर राजधानी होती है और जम्मू जो है ये नवंबर से अप्रैल तक राजधानी होती है। उसके बाद बात करेंगे हम कि इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन जो अब वर्तमान में जो उपराज्यपाल है वो है मनोज सिन्हा, यानी कि मनोज सिन्हा जो है वे जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी इस प्रश्न से मिली। इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न क्या है? भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो भारतीय तटरक्षक जहाज, यहां से एक बात देखिएगा कि ये जो वज्र जहाज है ये भारतीय तटरक्षक जहाज है और इसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किसके द्वारा किया गया है? तो भारत देश के चीफ ऑफ स्टाफ यानी कि रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल विपिन रावत, सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस भी हैं, वे भी जनरल विपिन रावत ही है और उनके द्वारा ही अब वज्र जो जहाज है इसे भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया। अब इस जहाज को बनाया किसने है? तो ये लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये बात करिए इसका निर्माण किसने किया है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो जहाज है ये एक लंबी दूरी का जहाज है। लंबी दूरी के जहाज का अर्थ ये है कि लंबी दूरी का मतलब ये होता है कि जितनी भारतीय सीमाएं हैं, तटरक्षक जो सीमाएं हैं, उन सभी क्षेत्रों में इसके तैनात किया जाएगा और उन सभी जो जितनी भी तटरक्षक सीमाएं हैं उन सभी की सुरक्षा करी जाएगी। जो लुटेरे होते हैं, जो कि समुद्री लुटेरे होते हैं, उनसे सभी को रक्षा करेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो कृष्ण स्वामी नटराजन जो हैं वे भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है यह है नई दिल्ली में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है वर्ष 2020 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को अब 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि उनकी जो बहन है लता मंगेशकर, उन्हें भी यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो उन्हें यह पुरस्कार 1997 में दिया गया था, लेकिन अब 2020 का जो पुरस्कार है ये पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि आशा भोसले जो है उन्हें 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है ये कब शुरू किया था? तो इस पुरस्कार को 1996 में शुरू किया था। यहां से 2 प्रश्न और भी बनेंगे कि पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये मराठी लेखक पीएल देशपांडे को दिया गया था। और आखिरी कब दिया गया था? तो आखिरी 2015 में दिया गया था। किसे दिया गया था? इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे को दिया गया था। तो इस प्रकार से सारी जानकारियां इस प्रश्न से हमें मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एएआई, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो जो एएआई है यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार जो हैं वे 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं
और उन्हें अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद में एक देखिएगा कि यहां पर हमने एक पढ़ी है बात एआई की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एआई की फुल फॉर्म है। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1995 में करी गई थी। तो इस प्रकार से जो जानकारियां थी वो मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि आईओबी ट्रेंडी बचत खाता लॉन्च किया गया। एक सेविंग अकाउंट है, आईओबी जो है ये एक सेविंग अकाउंट है जिसे किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसे शुरू किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा अब इसे शुरू किया गया है। इस खाते को खोलने के लिए जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो शुरुआती बैलेंस होता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये जीरो बैलेंस से आपका अकाउंट खुल सकता है। इसके साथ साथ में एक कंडीशन और भी है कि इस बैंक खाते को खुलाने के लिए जो व्यक्ति की, ग्राहक की, उपभोक्ता की जो आयु है वो लिमिटेशंस बना दी है उसकी, जैसे कि 21 वर्ष से लेकर के व्यक्ति केवल 38 वर्ष के बीच का ही होना चाहिए, उसी का यह जीरो बैलेंस से ओपनिंग अकाउंट हो सकता है, यानी कि आईओबी ट्रेंडी अकाउंट हो सकता है। अब ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू किया है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में थोड़ी बातें पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ जो है वह पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो है वे इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन ओवरसीज बैंक की जो स्थापना है ये 10 फरवरी 1937 में करी गई थी। तो इस प्रकार से देखिएगा सारी जानकारी, पहले हमने करंट अफेयर पढ़ी और उसके साथ में उससे संबंधित जो जानकारियां हो सकती थी वो सारी की सारी पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो कुरनूल हवाई अड्डा जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इसका उद्घाटन जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इस कुरनूल हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है ये किया गया है। बात करते हैं कि इस हवाई अड्डे का जो नाम है वो देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं कि ये इसे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत इस हवाई अड्डे का विकास किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो आंध्र प्रदेश में इसे स्थापित किया गया, आंध्र प्रदेश में बनाया गया, इसका उद्घाटन किया गया, तो आंध्र प्रदेश का ये छठा हवाई अड्डा है। छठा हवाई अड्डा, तो पहले 5 कहां पे है, सबसे पहला है कड़प्पा, दूसरा है विशाखापट्टनम, तीसरा है तिरुपति, चौथा है राजमंडी और 5वां है विजयवाड़ा। तो इस प्रकार से ये छठा आंध्र प्रदेश का हवाई अड्डा था। ठीक है, तो ये जानकारी हमने पढ़ी है। उसके बाद आज का प्रश्न क्या है कि माय एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, एक पुस्तक लिखी गई है। अब इस पुस्तक के जो लेखक हैं उसका आपने नाम बताना है, जो भी आप नाम रहेगा वो आपने कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जिसके बाद हम अगले प्रश्न पे कल मैं इसका जवाब दूंगा। तो अब हम बात करते हैं जो पिछला मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर क्या है। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि केला उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। तो ये आपका सभी का जवाब सही आया था। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि एशिया मनी द्वारा भारत का सबसे अच्छा एसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार का बैंक किसे घोषित किया गया, तो ये बैंक बना है एचडीएफसी बैंक, यानी कि एचडीएफसी बैंक जो है इसे मध्यम, सूक्ष्म और लघु आकार का सबसे अच्छा बैंक बताया गया है। ये एशिया मनी के द्वारा बता रहा हूं मैं आपको। अब एचडीएफसी बना है तो एचडीएफसी के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। जैसे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी की फुल फॉर्म है कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन। तो इस प्रकार से शशिधर जगदीशन जो है वे इसके सीईओ है एचडीएफसी बैंक के। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने पढ़ी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया गया। तो देखो अपना प्रदेश जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये अभियान शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अब अरुणाचल प्रदेश ने अब नया
अभियान शुरू किया है जिसका नाम है देखो अपना प्रदेश। बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो स्थानीय पर्यटन है, स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते स्थानीय पर्यटन जो था वो बिल्कुल कम हो गया था और उसी को प्रोत्साहन देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही अब देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है। इसकी अवधारणा जो है वो देखो अपना देश। इससे पहले हमारे देश में लोगों को, जो फॉरेन के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनको आकर्षित करने के लिए देखो अपना देश अभियान चलाया गया था। साथ साथ में अपने देश के लोगों को भी बाहर ना जाकर के यहीं घूमने के लिए प्रेरित किया गया था देखो अपना देश अभियान से। और इसी अभियान के तहत ही देखो अपना प्रदेश अभियान जो है, इसकी अवधारणा भी ली गई है। उसके बाद है आखिरी प्रश्न आज का। इसके बाद एक प्रश्न और रहेगा कि जम्मू कश्मीर का टीबी मुक्त जिला कौन सा बना है। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका बडगाम जिला जो है वो अब टीबी मुक्त जिला बना है। अब बात कर लेते हैं कि जो दुनिया भर में 30% जो टीबी मामले हैं वो भारत में हैं और भारत ने 2025 तक इस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। तो यहां से दो प्रश्न और भी आपको जानने को मिले कि दुनिया भर के 30% टीबी मामले जो है वे भारत में हैं और 2025 तक इस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जा चुका है। इसके साथ साथ लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप को भी टीबी रोग से मुक्त घोषित किया गया है। तो ये पूरी जानकारियां हैं जो मैं आपके सामने यहां से लेके आया हूं। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार किया गया है। तो खेलो इंडिया योजना जो है, इसका विस्तार किसके द्वारा किया गया है? इसका विस्तार किया गया है खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। ये योजना 2021-22 में अंतिम थी, लेकिन इसे बढ़ा करके 2025-26 तक कर दिया गया है। और इस योजना की अगर हम अनुमानित लागत की बात करें 2025-26 तक, तो इसकी कुल लागत जो है अनुमानित वो है 8,750 करोड़। तो इस प्रकार से आज की करंट अफेयर्स की मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। उम्मीद है आपको करंट अफेयर पसंद आ रही है, और अगर करंट अफेयर पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।